नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अजय गुप्ता है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही मददगार उन पेशेंटों के लिए रहने वाला है जो कंधे के दर्द यानी फ्रोजन शोल्डर से परेशान हैं। अगर आपकी उम्र 40 से 60 साल के उम्र के बीच में ही आती है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपके कंधे में दर्द और स्टिफनेस बनी हुई है तो ये मुख्य वजह फ्रोजन शोल्डर की ही है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसे आप घर में कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके दुनिया में ट्रीटमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो चलिए फ्रोजन शोल्डर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा जो शोल्डर होता है वो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। इस बॉल और सॉकेट जॉइंट पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। हमारे शोल्डर जॉइंट में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसका काम हमारे जॉइंट और कैप्सूल को लुब्रिकेंट करने का काम होता है, जिससे कि हमारा शोल्डर का जो मूवमेंट है वो इजी वे में हो सके। दोस्तों अगर किसी वजह से ये साइनोवियल फ्लूइड का कलेक्शन जो हमारे शोल्डर जॉइंट में होता है अगर यह कम पड़ने लग जाता है तो हमारे शोल्डर के जो कैप्सूल होता है उसमें टाइटनेस आ जाती है। इस टाइटनेस आने की वजह से हमारे शोल्डर में स्टिफनेस बढ़ जाती है और हमारे जॉइंट में रुकावट आने लग जाती है। फ्रोजन शोल्डर पेशेंट में मैंने अक्सर ये देखा है कि पेशेंट अपनी लापरवाही से अपने मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं देता है और जो वक्त गुजरता जाता है पेशेंट के कैप्सूल में टाइटनेस बढ़ने लग जाती है और टाइटनेस बढ़ने के कारण उसके जॉइंट में स्टिफनेस और पेन बढ़ने लग जाता है और उससे उसके मूवमेंट में रुकावट पैदा हो जाती है और बाद में ये कंडीशन फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेती है जिसे आम भाषा में हम कंधे का जुड़ जाना या कंधा जाम हो जाना बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर की कॉज की बात की जाए तो आज तक मेडिकल साइंस इस बात को क्लियर नहीं कर पाई है कि फ्रोजन शोल्डर का आखिरकार कारण क्या है, लेकिन कुछ वजह ऐसी हैं जो फ्रोजन शोल्डर का कारण बन सकती हैं। इसमें पहला कारण डायबिटिक पेशेंट हैं। नॉर्मली देखा गया है कि 50% डायबिटिक पेशेंटों में यह समस्या पाई जाती है और इनके कंधों में स्टिफनेस बनी रहती है नॉर्मल पेशेंट की तुलना में। दोस्तों डायबिटिक पेशेंट अगर इस समस्या से जूझ रहा है तो वह नॉर्मल पेशेंट की तुलना में 3 से 6 महीने में रिकवर करता है। शोल्डर के नंबर 2 कॉज की बात की जाए तो वो है इमोबिलाइजेशन, यानी कि किसी पेशेंट के इंजरी के दौरान कोई सर्जरी हुई हो जिसमें शोल्डर या एल्बो पर कोई सर्जरी की हुई हो तो उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने से भी फ्रोजन शोल्डर एक कारण बनता है। इसी वजह से पेशेंट को सर्जरी के तुरंत बाद ही शोल्डर के मूवमेंट करने को बोला जाता है ताकि वो अपने मूवमेंट जल्दी से अचीव कर ले। इसी वजह से पेशेंट के शोल्डर के सेफ मोबिलाइजेशन स्टार्ट करा दिए जाते हैं ताकि शोल्डर में फ्रोजन और स्टिफनेस ना बढ़े। वहीं फ्रोजन शोल्डर के तीसरे कॉज की बात की जाए तो वह है अदर मेडिकल कंडीशन, जिसमें पेशेंट पैरालिसिस, पार्किंसन या किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा होता है तो उनमें भी फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इस ऐसे पेशेंट के शोल्डर पर भी अर्ली मोबिलाइजेशन पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पेशेंट 3 स्टेजेस से गुजरता है। इसमें नंबर 1 है फ्रीजिंग। ये स्टेज नॉर्मली पहले दिन से लेकर 6 हफ्ते तक रहती है। इसमें पेशेंट की मेन कंप्लेंट जो रहती है वह होती है पेन की। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम पेशेंट की जो पेन की समस्या है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका शोल्डर मूव कर सके। नंबर 2 की स्टेज जो आती है वो होती है फ्रोजन। इसमें पेशेंट की मेन कंप्लेंट स्टिफनेस रहती है। इस स्टेज में मूवमेंट करने पर भी पेन होता है। इस कंडीशन में पहुंचने में पेशेंट की लापरवाही और जानकारी के अभाव के कारण ही पेशेंट इस स्टेज पर पहुंचता है। इसके बाद आते हैं हम स्टेज नंबर 3। यह एक रिकवरी स्टेज है। इस स्टेज में पेशेंट का शोल्डर मूव करने लग जाता है, उसके पेन में भी कमी आती है, उसकी स्टिफनेस भी कम होने लगती है, शोल्डर के कैप्सूल जो होता है उसमें टाइटनेस में कमी आने लगती है, पेशेंट का शोल्डर फुल रेंज में मूव करने लग जाता है। यह समस्या पेशेंट की एक्सरसाइज और स्टिफनेस पर डिपेंड करती है। किसी पेशेंट का 3 महीने में यह समस्या ठीक हो जाती है तो किसी को 6 महीने लग जाते हैं इस समस्या से निजात पाने में। होम ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट की पहली स्टेज जो फ्रीजिंग आती है उसमें हमें पता है कि पेशेंट की समस्या पेन की बनी हुई है तो हम सबसे पहले पेन को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए हम ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे कि हमारा पेन कम हो सके और हमारे शोल्डर के मूवमेंट भी मेंटेन रहें। इसके लिए हम सबसे पहले एक आइस पैक लेंगे और आइस पैक आपको मार्केट में इजी वे में मिल जाएगा, ये केमिस्ट की दुकान पर अवेलेबल है। अगर आइस पैक आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो आप फ्रिज में से आइस क्यूब लेंगे, उसे पॉलीथीन में डालेंगे और उस आइस पैक को बनाने के बाद अपने शोल्डर पर इस तरीके से 3 से 4 बार इसे 30-30 सेकंड के लिए अपने शोल्डर पर रखेंगे और फिर हटा देना है। 30 सेकंड के लिए लगाना है, फिर हटा देना है। यह प्रक्रिया हमें दिन में 3 से 4 बार करनी है और यह करीबन 20 मिनट तक इस प्रक्रिया को करना है आपको। आइस पैक लगाने से आपके शोल्डर के पेन में कमी आएगी और इन्फ्लामेशन में भी बहुत ज़्यादा कमी आने लगेगी और आपके शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी। होम ट्रीटमेंट की फ्रीजिंग स्टेज सेकंड में जो आती हैं वो आती हैं सेफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। आइए वो एक्सरसाइज मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि कैसे उन एक्सरसाइजेज को करते हैं। ये एक्सरसाइज शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइज कहलाती है। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं अपनी बाजू को आगे पीछे कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज से शोल्डर फ्लेक्शन में बहुत आसानी रहती है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें बॉडी से स्विंग लेनी है और एक्टिवली अपनी बाजू को मूव करना है। इसमें मैं अपनी बाजू को साइड टू साइड मूव कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर अबडक्शन को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तीसरी एक्सरसाइज में मैं अपने शोल्डर को इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेट कर रहा हूँ ताकि हमारे शोल्डर का फुल रोटेशन मेंटेन रह सके। इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रहे कि मैं अपने सर्किल को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर रहा हूँ। जो आपके शोल्डर की रेंज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपका सर्किल भी बड़ा होता जाएगा। फ्रीजिंग स्टेज में हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार आपको करना है और दिन में 2 से 3 बार यह एक्सरसाइज आपको करनी है। इस एक्सरसाइज को शोल्डर श्रग बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम हमारे शोल्डर को अपने कान की तरफ लेके जाते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर ब्लेड और शोल्डर गर्डल के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर गर्डल की मसल एक्टिवेट होती है और उससे हमारे शोल्डर को कंट्रोल करने में भी सहायता मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, इस एक्सरसाइज को शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपनी दोनों कोहनी को अपने वेस्ट लेवल पर लेते हैं 90 डिग्री पर और अपने शोल्डर ब्लेड को पीछे की तरफ पिंच करते हैं। इस एक्सरसाइज के भी 10 से 15 रिपीटेशन हम करते हैं और दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को करते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझिए और करिए। शोल्डर की स्टेज नंबर 2 है फ्रोजन। यह स्टेज 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में रहती है। इस स्टेज के दौरान मरीज की मेन कंप्लेंट शोल्डर में स्टिफनेस रहती है। इस स्टेज में हमारा शोल्डर जॉइंट इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि हमारा हाथ सर के पीछे नहीं जाता है, हमें कंघी करने में दिक्कत आती है, हमारा हाथ कमर के पीछे नहीं जा रहा होता है, हम सामने से हाथ को नहीं उठा पाते हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा सबसे पहला ध्यान शोल्डर की स्टिफनेस को कम करने पर ही फोकस रहता है। स्टिफनेस को कम करने के लिए जो हम सबसे पहली स्ट्रेटजी इसमें अपनाते हैं वो है गर्म पानी का सिकाव। एड या गर्म पानी की बोतल से हम हमारे शोल्डर जॉइंट की सिकाई करते हैं, उससे हमारे शोल्डर के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। नंबर 2 जो स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं वो होती है एक्सरसाइज, जिसमें हम शोल्डर को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज करते हैं। आइए हम उन एक्सरसाइज को सीखने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सके। इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों हाथों को आपस में पकड़कर और फ्रंट से धीरे धीरे अपने बाजू को उठाने की कोशिश करेंगे और इसको जहां तक मुमकिन हो वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से हमारे शोल्डर फ्लेक्शन अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है शोल्डर फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए। वहीं हम दूसरी एक्सरसाइज में हम स्टिक को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाएंगे। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपना हाथ कमर के पीछे नहीं ले जा सकता।
उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। वहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम टॉवल या किसी दुपट्टे की मदद से अपने गुड हैंड से बैड हैंड को पीछे की तरफ खींचेंगे। यह भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। इस एक्सरसाइज को आप शावर लेते टाइम आप इजी वे में इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। एक स्टिक की मदद से भी हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ लेंगे और स्टिक की सहायता से अपने दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर जाएंगे और जहां तक संभव हो अपने गुड हैंड से थोड़ा बैड हैंड को पुश करें ताकि आपका बैड हैंड में यानी कि शोल्डर में स्ट्रेच फील हो सके और वहां पर 2-3 सेकंड होल्ड करें। अब हम स्टिक की मदद से शोल्डर के एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में एक्सटर्नल रोटेशन ही सबसे ज़्यादा अटका हुआ मूवमेंट होता है। इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि मैं अपने गुड हैंड से थोड़ा पुश करता हूँ तो मेरा बाजू बाहर की तरफ रोटेट करता है। जहाँ तक ये रोटेशन होता है वहाँ मैं 2 से 3 सेकंड होल्ड करता हूँ, फिर वापस आराम से ले आता हूँ। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। अब स्टिक की मदद से हम शोल्डर अबडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे बाजू को साइड वे में ले जाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके उतना ले जाने की कोशिश करेंगे और गुड हैंड से स्टिक को बैड हैंड वाले शोल्डर को पुश करेंगे ताकि हमारे बैड हैंड शोल्डर को स्ट्रेच फील हो। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर अबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में सहायता मिलती है। वहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप बॉल के पास खड़े हो जाते हैं और अपनी फिंगर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर ले जाते हैं और जहां तक आपकी फिंगर जाती है वहां तक इसे लेकर जाते हैं। एंड में वहां रोककर हल्का सा स्ट्रेच देंगे ताकि आपके शोल्डर फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सके। इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 दफ़ा आपको यह करनी है। इसके बाद हम साइड लाइन में बॉल के पास खड़े हो जाएंगे और फिंगर को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। ये भी ऑलमोस्ट पहली जैसी ही एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम शोल्डर अबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको एंड में रोककर हल्का सा स्ट्रेच देना है ताकि आपके शोल्डर अबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सके। शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है। आप कमरे के 2 दीवारों के बीच में खड़े होकर अपने चेस्ट मसल को स्ट्रेच करते हैं। जो आपकी रेंज अवेलेबल है उन्हीं रेंज में अपनी मसल को स्ट्रेच कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर की फुल रेंज अचीव हो जाती है। जब कोई फ्रोजन शोल्डर पेशेंट किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले ये देखता है कि पेशेंट फ्रीजिंग स्टेज से गुजर रहा है या फ्रोजन स्टेज से। अगर आप फ्रीजिंग स्टेज से गुजर रहे हैं तो पेशेंट के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट क्रायोथेरेपी या आइस पैक अप्लाई करेगा। नंबर 2 पर वो इलेक्ट्रोथेरेपी यूनिट जैसे कि IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड थेरेपी आपके ऊपर अप्लाई करेंगे और साथ में सिंपली जेंटली मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि आपके शोल्डर जॉइंट में पेन ना बढ़े। अगर आप फ्रोजन स्टेज से गुजर रहे हैं तो वो आपके ऊपर शोल्डर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराएंगे। साथ में हीटिंग थेरेपी जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनको आपके शोल्डर पर अप्लाई करेंगे जिससे कि आपके जॉइंट के कैप्सूल में टाइटनेस ना बढ़े। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में अगर आपके शोल्डर के पेन में कमी आई हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।